हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन और आज हम सैम्पलिंग मेथड्स का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हमने देखा था कि सैम्पलिंग के क्या क्या मेथड्स हम अडोप्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम जनरली रैंडम सिंपल सैम्पलिंग मेथड अडोप्ट करते हैं और इसके क्या एडवांटेजेज है अदर देन आवर मेथड्स, अदर मेथड। फिर उसके बाद हमने लास्ट साइड में कल देखा था कि जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो जो हमारे जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो जो हमारे सैंपल है और जो हमारे सैंपल्स का मीन है, जो हमारे सैंपल्स का मीन है और जो हमारी पॉपुलेशन है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों चीज़ हमने देखी थी कल कि पॉपुलेशन और जो सैंपल का मीन है उनमें। तो जो पॉपुलेशन का मीन है वो सैंपल के मीन के बराबर होता है और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल का जो सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन होता है। अंडर रूट एन बराबर सैंपल साइज। ये आपके एग्जाम में फॉर्मूला आ सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आप देख लीजिए। ये जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि पॉपुलेशन का मीन, यहाँ पर आप पॉपुलेशन लीजिए, पॉपुलेशन जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। दूसरा सैंपल्स मीन, सैंपल के मीन का डाटा। जैसे अब सैंपल का मीन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पॉपुलेशन ए बी सी डी है तो सैंपल के मीन, सैंपल है जो ये, इनका मीन का डाटा क्या हो गया, ये हो गया। हम इस डाटा की बात कर रहे हैं तो इस पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन का मीन क्या होता है, बराबर होता है। और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मीन के अराउंड डाटा कितना डिस्पर्स होता है उसको मेजर करने का मेथड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पॉपुलेशन का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पता है उसमें अंडर रूट एन अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, सैंपल के जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ जाएगा, जो आ जाएगा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स मीन। और इसको एक और नाम देते हैं ऑफ सैंपल्स मीन, और हम इसको एक नाम और देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है आप ये ध्यान रखिए। और हम ये बोल रहे हैं कि अब ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राफ है वो क्या होता है, हम उसको समझने के लिए आज हम एक थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको समझेंगे और ये हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। ये हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, और जो हमारी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है तो अगर हम उनका ग्राफ खींचते हैं तो जनरली कैसा ग्राफ बनता है, वो जो ग्राफ बनता है एक ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ग्राफ होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, वो जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का ग्राफ बनता है। जैसे जो हमारा ग्राफ बनता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा ग्राफ बनता है। मान लो आपने कोई भी डाटा लिया, हाइट्स ऑफ हाइट ऑफ पीपल और एनी तरह के मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा डाटा लिए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनेगा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनेगा उसमें क्या होता है कि वो कर्व ऐसा कुछ बनता है। परफेक्ट कर्व नहीं बना रहा मैं, पर इसमें क्या होता है कि यहाँ जो इस एक्सिस पे, जो हमारा इस ये हमारी जो एक्सिस है ये, वो रिप्रेजेंट क्या करती है, वो हमारा ये एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, जो हमारी ये एक्सिस है, ये एक्सिस, यह एक्स एक्सिस हमारी रिप्रेजेंट करती है मार्क्स को, कि भाई कितने क्या क्या। और ये जो हमारी एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे, ये कुछ एवरेज मार्क्स है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके एवरेज मार्क्स आएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके एवरेज मार्क्स आएंगे, उसके आसपास रहेंगे। बहुत सारे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बहुत, ये ज़्यादा मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है ना। तो बहुत ही ये अरियान संख्या, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। तो ये जो कर्व बनता है, ये टाइप का कर्व बनता है, इस कर्व को क्या नाम दिया गया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या नाम दिया गया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ये माना जाता है कि जब भी प्रकृति में घटनाएं होती हैं, जब भी प्रकृति में घटनाएं होती है, कोई भी चीज़ आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो ज़्यादातर केसेज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। मतलब अगर आप उस घटना, उसकी जो भी पैरामीटर्स है उनको यहाँ बनाएंगे, और उस पैरामीटर्स की कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ हाइट, टेबल ऑफ हाइट, और उनकी संख्याओं का को वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो कर्व बनता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अपन टोटल स्टूडेंट्स का डिवाइड कर दे, तो क्या आ जाएगा? ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर देगा। किसको रिप्रेजेंट कर देगा? परसेंटेज को। या परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर 100 से डिवाइड नहीं करें, हम पी ले लेते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोबेबिलिटी को। तो ये एवरेज मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये तो पी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्राफ ऊपर नीचे ही होगा। जैसे मान लो कि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिया, तो बस ये ग्राफ जहाँ पहले जो वैल्यू आ रही थी उससे ऊपर या नीचे आएगा। पर ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी का, तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय इसको कभी कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का ग्राफ भी हो गया। तो ये एवरेज मार्क्स आने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ही कम। और जो लोएस्ट मार्क्स लाने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये क्या है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्लैश प्रोबेबिलिटी, तब भी एक ही बात हो गई। और बहुत कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट भी बहुत कम है, बीच बीच में मार्क्स ला रहे हैं। तो बच्चों के मार्क्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं। अब इसी में हम आगे थोड़ा सा इसी में देखते हैं कि इसको, इसके और कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसको हम साफ करके अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये कंसेप्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बुक में भी नहीं दिया हुआ है, पर अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप ये वाला चैप्टर और एस्टिमेशन वाला चैप्टर और कोई से भी चैप्टर के कोई, ये जो कंसेप्ट इसमें इस चैप्टर में ये है, ये मेन कंसेप्ट है। और फिर आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें, क्या कर पाएंगे? हर क्वेश्चन आप इसको सोल्व कर पाएंगे। पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, और हम जब हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ईजी है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेफ मान के इसको सोल्व कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन को मान लेते हैं कि भाई अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन को पता होता है और अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन साइंटिस्ट को पता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता लगानी हो, डाटा कहीं भी हो, तो आप पता लगा सकते हो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं ज़्यादातर रैंडम वेरिएबल्स को, चाहे वो पॉपुलेशन हो या सैंपल का मीन का ग्राफ हो। अपन मान के चलते हैं वो क्या फॉलो करेगा? रैंडम और क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अगर अपन एज्यूम करके चलते हैं तो अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। और प्रकृति में जो घटनाएं होती है, ज़्यादातर प्रकृति में जो घटनाएं होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। जब भी आप किसी प्रकार की टेस्टिंग करते हैं, जब भी किसी प्रकार का सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको ग्राफ पे करते हैं, तो अब आप अपन थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। जैसे कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है कि अब मान लो कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं अभी, है ना। तो ये आपके मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को। और ये जो हमारा, अगर मान लो कि ये हमारी एक्स एक्सिस है ये, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा डाटा है, वैल्यू ऑफ द डाटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द डाटा। तो आपको ये तो पता लग रहा होगा कि अगर सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ा जाए, ये आने की प्रोबेबिलिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी,
तो टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। मतलब ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होना चाहिए, टोटल मतलब जब भी x और y होता है तो एरिया अंडर द कर्व x इंटू वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ये डाटा आने की प्रोबेबिलिटी, ये डाटा आने की प्रोबेबिलिटी, ये डाटा आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल अगर आप उनको जोड़ोगे सम करोगे मतलब एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा 1 होगा। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा 1 होगा। या टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि जिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक जो हमारा जो 100% हो जाएगी, और अगर इसका मीन 0 है, इसका अगर मीन 0 है तो क्या होगा अपन को पता है कि इधर वाला पार्ट कितना होगा 50%, और इधर वाला पार्ट भी क्या होगा 50%। तो इधर वाले के एरिया अंडर द एरिया जो कर्व होगा वो क्या होगा 50%, और इधर जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो कितना होगा 50%। तो और यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो एरिया अंडर द कर्व है ये लास्ट में जाके ये ऐसा हो रहा है, और ये एरिया अंडर द कर्व वो भी क्या होगा 50%, दोनों को मिलाने में क्या हो गया 100% हो रहा है। और जब भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो दोनों बराबर पीछे की तरफ रहता है, और इसका जो फैलाव है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि डिस्पर्जन अराउंड द मीन इज 1। मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो ऐसे कर्व को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नाम देते हैं, उस कर्व का नाम दे देते हैं ये क्या है 1। तो उस टाइप के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को अपन क्या दे देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। पर जरूरी नहीं है कि जो नेचर में जो भी घटनाएं हो वो जो कि अपना मतलब आधा पॉजिटिव में हो आधा निगेटिव में हो, ताकि मीन क्या है 0 आए, मीन क्या है 0 आए, तो तभी तो मीन 0 है। तो मतलब इधर वाली घटनाएं बराबर इधर वाली घटनाएं, तो टोटल मीन क्या है इफेक्टिवली 0। ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टैंडर्ड, सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं होते। पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व का क्या मतलब होता है कि मीन क्या है 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन उस कर्व का, और उस प्रोबेबिलिटी कर्व का स्टैंडर्ड, ये जो कर्व है हम इस कर्व की बात कर रहे हैं, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया 1। अब इसमें क्या है, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर आप जो मीन है, मीन के अगर 1 तक जाएंगे, अब इसमें क्या है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन साइंटिस्ट लोगों को पता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैथमेटिकल इक्वेशन है निकाल सकते हैं, हम लोग उसमें नहीं जा रहे। तो इसमें क्या है कि उन्होंने ये निकाला कि अगर मीन से 1 तक जाते हैं, मीन से 1 इधर 1 जाओगे और इधर 1 जाओगे, मतलब कि सिग्मा सिग्मा जाओगे, 1 का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब मैं इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट इसको नॉर्मल में लेके जा रहा हूँ, और हम ये बना रहे हैं ऐसे, और हम यहाँ पर मीन ले रहे हैं, ये ऐसे मान लो कि ये इस तरीके से, और मीन को म्यू ले रहे हैं, और यहाँ पर सिग्मा, मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी पर्टिकुलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू, और सिग्मा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सिग्मा है, मान लो ये डाटा हो सकता है यहाँ पर 1.5 सिग्मा आ जाए, और यहाँ पर आ जाए 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इस तरीके से। मतलब कोई भी म्यू के इधर सिग्मा तक 1.5 सिग्मा तक, 2 सिग्मा तक, 0.5 सिग्मा तक, इस तरीके का हो सकता है। अब क्या है कि साइंटिस्ट को पता लग गया कि अगर अब म्यू के बाद जो सिग्मा है, म्यू के बाद मतलब मीन के अराउंड ये मीन जो कि म्यू है, और इसमें आप जैसे जैसे जितना सिग्मा जाते हैं इसके इस तरफ और इस तरफ, तो आप पता लगा सकते हैं। मान लो कि आपने 1 सिग्मा गए, उधर कितना गए 1 सिग्मा गए, तो उसमें कितना एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो अभी हम जैसे मान लो कि मीन के सिग्मा का 1 गुना गए, तो ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी टेबल निकाली है, दी हुई आपकी बुक में भी, और ये स्टैंडर्ड है, एग्जाम में आपको ये प्रोवाइड करी जाएगी, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें 1-2 डाटा याद रखने की जरूरत है। अब जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी जो टेबल है, ये जो प्रोबेबिलिटी टेबल है, इसमें क्या है कि अगर आप 1
इसको रीड कैसे करना है, मतलब सिग्मा की कितना गुना मीन के जाना है, कितना गुना जाएंगे। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिग्मा के कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, आधा सिग्मा, 0.5 सिग्मा, 0.2 सिग्मा। मान लो कि अपन 1 सिग्मा गए, 1 सिग्मा गए तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। ये कैसे पढ़ना है, 1.0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.01, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.02, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.03। तो मान लो 1 पे क्या आ रहा है, 0.3413। कितना आ रहा है 1 पे, अगर सिग्मा 1 सिग्मा जाएंगे तो कितना आ रहा है 0.3413। अब हमारा जो ये कर्व है इसमें अगर आप 1 सिग्मा जाएंगे, 1 सिग्मा जाएंगे इधर, मतलब 1 सिग्मा तक, मान लो सिग्मा बराबर 5 है तो 5 तक जा गए, म्यू बराबर 2 है, 2 प्लस 5 तक गए, 7 तक गए। इस 2 से 5 7 तक, मतलब 2 से 7 तक में जो ये इसकी वैल्यू है वो क्या दी हुई, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.3413। इसका मतलब हो गया ये एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया, 34.13%। ऐसे ही अगर आप 2 में से 5 माइनस करके मतलब -3 पे ही चले गए, मतलब अगर मीन 2 है और सिग्मा बराबर 5 है और म्यू बराबर 2 है तो 2 प्लस 5 7, -3 गए तो यहाँ पर आपका जो ये एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या होगा 34 चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, 1 सिग्मा गए मीन से 1 सिग्मा, तो उसमें कितना एरिया आएगा, कितना प्रोबेबिलिटी आएगी वो अपन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इक्वेशन पता होती है तो उसे हम पता लगा सकते हैं कि मीन से कितना सिग्मा, तो ये क्या आ जाएगा 0.3413। और आप दोनों को जोड़ेंगे मतलब 30, तो इसका मतलब कोई ये पूछ सकता है आपको कि अगर -3 से आप 7 तक जाएंगे तो टोटल माइनस इस, अगर म्यू पता है 2 सिग्मा 5 है तो -3 से 7 के बीच में इस डाटा के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.3413 उधर की तरफ प्लस 0.3413 बराबर 0.64%, 0.64 और या 6426 और या 64.26%। मतलब अगर आप -3 से 7 के बीच में होगा तो ये जो डाटा है, कोई भी ये जो डाटा का स्पान है वो होगा। और अगर मान लो कि आप इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ले गए इसको 1 सिग्मा ले लिया, अब इसमें क्या होता है कि आप जितना आपका सिग्मा का कितना गुना आप इधर उधर जा रहे हैं ये पता लगाना है आपको, सिंपल, और मीन से, और उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी पता लगानी है सिग्मा का कितना गुना जा रहे हैं। अब हम इसमें एक सिंपल देखते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके इसमें जा रहा है 1.64 सिग्मा जा रहा है, 1.64, तो 1.64 पे चले जाते हैं, ये हमारा पेन, ये 1, ये 6, 4 तो है नहीं तो ये 1.06 और ये 1.09, तो ये 1.09 पे गए, 1.6 सॉरी ये 1.6 और ये 1.64, तो ये आ रहा है 0.4484। 1.64 सिग्मा जाएंगे मीन के इधर उधर, जेड को रिप्रेजेंट कर, इस चीज को क्या बोलते हैं जेड, इस चीज को क्या बोलते हैं जेड, जेड बोलते हैं, तो ये आ रहा 0.4484। ठीक है, तो अगर ये आपका मीन है, म्यू है, और इसमें से आप 1.64 सिग्मा इधर जाएंगे तो ये कितना एरिया कवर करेगा 0.4484, मतलब 44.84%। और ये एरिया अगर इधर जाएंगे तो 1.64, ये भी कितना एरिया कवर करेगा 0.4484, ये एरिया अंडर द कर्व या 44.84%। तो टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी, टोटल 4% हो जाएगी 80, लगभग 90%, क्या हो जाएगी 90%। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप मान लो कि आपका म्यू है जो हमने लास्ट वाले एग्जांपल में लिया था 2, सिग्मा है 5, तो जो आपका अगर आपको आपका डाटा अगर 2 माइनस 1.64 इंटू 5 टू, अगर आपका डाटा 2 इंटू 2 प्लस 1.64 इंटू 5 तक है तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 90%। पर एग्जाम में कई बार क्या होता है उल्टा पूछ लेते हैं कि 90% के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी
तो 90% के लिए आपका डाटा क्या होना चाहिए? तो 90% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 90% के लिए आपको पता है कि 90% एक तरफ, 90% दूसरी तरफ, तो मतलब एक तरफ 45%, और 45% के लिए जेड कितना होगा? 1.64 सिग्मा। तो इसका मतलब क्या होगा? म्यू से 1.64 सिग्मा इधर जाना है और म्यू से 1.64 सिग्मा उधर जाना है। म्यू से 1.64 सिग्मा इधर जाना है, 1.64 सिग्मा इधर जाना है। ऐसे अगर आप 1.64, ऐसे अगर आप 1.96 लेंगे, जो कि इसमें है ये 1.96, तो ये आ रहा है 0.47, 1.96 लेंगे तो 0.47 सिग्मा। तो 0.47 सिग्मा के लिए आ रहा है 1.96। तो 1.96 0.47 और 0.47 एक तरफ, सॉरी 1.96 सिग्मा के लिए आ रहा है 1.47। तो दो अगर मान लो कि आपके पास ये इसी कर्व में एक तरफ 0.4 से यहाँ पर 1.96 इधर गए आप मीन से, और 1.96 सिग्मा इधर गए, तो इधर क्या एरिया 0.47 मतलब 47% इधर, और 0.4750 मतलब कि 47.50 इधर परसेंटेज, और 47.50 परसेंटेज इधर। तो ये कितना हो गया टोटल? ये जो हो गया 7 7 14 15, ये हो गया 95%। तो 95% के लिए आपको कितना जाना पड़ेगा? 1.96 सिग्मा इधर जाना पड़ेगा। ऐसे 99% के लिए आपको जाना पड़ेगा 2.5 2.5 2.58, तो ये आ जाएगा 0.4951। तो ये 99% के लिए जाना पड़ेगा। तो आप पर एग्जाम पर्पज के लिए ये टेबल तो आपको याद नहीं रखनी है, पर आपको ये चीज़ें में ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.64 सिग्मा के लिए क्या होगा, 90% के लिए क्या होगा, 90% के लिए होगा 1.6, 90% के लिए होगा 90% के लिए होगा 1.64 सिग्मा जाना है मीन से इधर उधर। मतलब 90% का मतलब क्या हो गया? 45%। 95% का मतलब 45%, मतलब 90% है तो 45%। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कि आपके पिरामिड डाटा का नाम एक्स वो है म्यू माइनस 1.64 सिग्मा के बीच से लेकर म्यू प्लस 1.64 सिग्मा के बीच में है, म्यू प्लस 1.64 सिग्मा के बीच में है। और 95% के लिए जो है मतलब इसका मतलब 95% बाई 2 होगा, और वो किसके लिए आएगा डाटा में? 1.96 सिग्मा के पे आएगा, और इसका मतलब क्या? पी म्यू माइनस 1.96 सिग्मा से लेकर एक्स किसके बीच में? म्यू प्लस 1.96 सिग्मा। तो 95% के लिए 1.96 लेना है, तो 90% के लिए 1.64, और 99% के लिए आपको लेना है मतलब 99% बाई 2 जब आएगा तो तब आपके पास आएगा 2.58 सिग्मा। तो मतलब पी म्यू म्यू प्लस म्यू माइनस 2.58 सिग्मा प्लस एक्स 2.58 म्यू 2.5x सिग्मा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमने ये इस वाले में देखा कि ये जो हमारा है ये कि ये जो जेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा की कितना सिग्मा का कितना टाइम, एक टाइम आधा टाइम इधर जाएंगे तो वो कितना एरिया बनेगा, वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये प्रोबेबिलिटी। और वो प्रोबेबिलिटी क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसलिए मैथमेटिकल इक्वेशन है, इससे निकाल सकते हैं। इसलिए हमें पता है कि हमने तो हमारे को एग्जाम में टेबल दी होगी, पर हमें पता है कि 45% के लिए क्या आएगा 1.96। आप देख चाहिए चेक कर लीजिए क्योंकि 45% के लिए 1.96 आएगा, 95% बाई 2 के लिए जो सॉरी 45% के लिए 1.64 आएगा, 95 का जो आधा है उसके लिए यहाँ पर 1.96 सिग्मा आएगा, 99 के लिए 2.58 का सिग्मा का आधा आएगा। ये क्लियर है कंसेप्ट?
इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दोबारा पूछिए, आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। आप कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं मुझे। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8588259660। आप चाहे आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। पर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इसमें हम ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में नहीं गए हैं क्योंकि हमारा वो स्कोप नहीं है, पर ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आप आगे इसके जो सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।